नमस्ते बच्चों। आज आपको 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को इस डायमंड हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको जो पिछली कक्षा में पिछली अवधि में पाठ को प्रारंभ किए थे, जिसे हमने उस क्लास में थोड़ा सा भाग हमने पढ़ाई की थी। गिल्लू एक रेखा चित्र है। मैंने रेखा चित्र किसे कहते हैं मैंने पिछली अवधि की कक्षा में आपको सविस्तार बताया है। लेखिका है महादेवी वर्मा, जो आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाते हैं। महादेवी वर्मा जी यहाँ के लेखक है। आज हम भाग 2 प्रस्तुत कर रहे हैं इस पाठ का। इसमें आपको ये पाठ जो है आपको 3 से 4 अंक के लिए आने की संभावना रहती है, तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है। और पिछले भाग यानी गिल्लू चैप्टर के भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा आपको पुनरावर्तन कर आगे की ओर चलेंगे। भाग 1 में हमने पाठ का आशय पढ़ा है और लेखिका परिचय सविस्तार से जानकारी ली है। इसके अलावा पाठ के कठिन शब्दार्थों की भी जानकारी मैंने दे चुका हूँ और पाठ का सारांश थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। तो आज एक फिर से मैं थोड़ा पुनरावर्तन करना चाहता हूँ। गिल्लू यानी गिलहरी, जिसे हम कन्नड़ में क्या कहते हैं, अड़िलू। तो पिछले कक्षा का थोड़ा सा मैं यहाँ पर पुनरावर्तन कर रहा हूँ। अचानक एक दिन कमरे के बाहर बरामदे में, बरामदा मतलब घर का आंगन या कंपाउंड कहा जाता है, महादेवी वर्मा अचानक एक दिन कमरे के बाहर अपने कंपाउंड में आती है। देखती है कि एक गमले के चारों ओर 2 कौवे जो छुआ छुअल वाला खेल, जैसे हम कन्नड़ में कन्ना मुच्चाले के बोलते हैं, छुपा छुपी बोलते हैं, ऐसा खेल खेल रहे थे। जिसे देखकर महादेवी वर्मा विवेचना करने पर, आलोचना करने लगती है कि काक भुषंडी भी एक विचित्र पक्षी है। काक भुषंडी, जिसका मैंने टिप्पणी में आपको बताया है, पुराणों में कौवे को काक भुषंडी कहा गया है। तो महादेवी वर्मा उस गमले के चारों ओर 2 कौवे छुआ छुअल वाला खेल खेल रहे थे। इसे देखकर वो ध्यान मग्न हो जाती है, आलोचना करने लगती है कि कौवा भी एक विचित्र पक्षी है। कैसा पक्षी है? कौवा भी एक अनोखा और विचित्र पक्षी है, जिसे एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। जैसे कि एक बार उसको हम सम्मान देते हैं, एक बार उसको अवमान करते। कैसे? महादेवी वर्मा ने यहाँ पर बताया है कि हमारे पूर्वज जो बुजुर्ग है वो हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष के बारे में मैंने बताया कि एक 15 दिन की अवधि रहती है जहाँ पर हमें हमारे पूर्वजों को पूजा की जाती है। तो ऐसे पितृपक्ष में कुछ पाने के लिए वो हमारे सामने क्या बनकर आते हैं? कौवा बनकर ही आना पड़ता है। न गरुड़ के रूप में आते हैं, न हंस के रूप में आते हैं, न मयूर के रूप में आते हैं। तो एक जगह यहाँ पर सम्मान मिल रहा है। दूसरी जगह वही जब दूर दराज के हमारे प्रियजन को आने का संदेश मिलता है, तो कौवा यहाँ पर काव काव कर एक संदेश देता है कि आज घर पर सुबह सुबह अगर कौवा अगर छत पर बैठकर काव काव का ध्वनि लगाए, तो हमारे घर में जब बनते ना, आज क्योंकि कौवा बुला रहा है, आवाज दे रहा है, तो हमारे कोई रिश्तेदार आने की संभावना होगी बोलकर ये संदेश मिलता है। ये 2 जगह पर कौवे को सम्मान मिलता है। तो और वही कोई इंसान ज्यादा बात करने लगता है तो उसे बोलते हैं, कौवे का उदाहरण क्या कौवे की तरह काव काव कर रहा है बोलकर एक अवमानित दृष्टि से बोला जाता है। तो महादेवी वर्मा यहाँ पर सोचने लगती है कौवा एक समय के लिए सम्मानित है और एक समय के लिए अवमानित है, विचित्र पक्षी है बोलकर यहाँ पर महादेवी वर्मा सोचने लगी थी। इतना ही नहीं, वो हमारे दूर दराज के आने के प्रियजन का आने का भी संदेश कौवे से ही मिलता है। दूसरी ओर कौवे को अवमानित दृष्टि से देखा जाता है। तो ये सब सोचते सोचते अचानक महादेवी वर्मा के काक पुराण में ये जो सोच रहे थे ना, उसमें बाधा पड़ती है। अचानक उनकी दृष्टि उस गमले और दीवार के संधि में जा पड़ती है, जहां पर गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। अब जिसे कौवे सुलभ आहार बनाना चाहते थे, सुलभ आहार के बारे में बताया मैंने, आसानी से मिलने वाला आहार। कौवे के 2 चोंच के घाव ही उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यानी लघु प्राण यानी छोटा सा जीव, उसे मारने के लिए वो कौवे के 2 चोचे बहुत थे। तो सबने कहा, सामने जाकर देखते हैं महादेवी वर्मा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा गिर पड़ा है। सबने, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि कौवे के चोट के घाव लगने के बाद ये नहीं बचेगा, मर जाएगा, उसे वही उसके हालत पर छोड़ दिया जाए। तो तब महादेवी वर्मा का मन नहीं मानता। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 14 पैरा नंबर 4 तक हम कंटिन्यू करते हैं। आगे आप किताब निकालकर देख लीजिए बच्चों।
परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। महादेव वर्मा का मन नहीं माना, उस छोटे से जीव को वैसे छोड़ने का मन नहीं माना। उन्होंने उसको उठाकर, होले से नहीं धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। कमरे में लाकर उस छोटे से जीव को रुई से, कपास से उसका रक्त पोंछकर उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाती है। फिर वहां पर उसका उपचार करना प्रारंभ करती है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे के उपचार के बाद, छोटा सा जीव है, छोटा सा शरीर है उसका, तो उसमें कई घंटे के इलाज के बाद, उपचार के बाद एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरे उंगली अपने दोनों पंजों से पकड़कर नीले कांच के मनकों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 2-4 दिन हो गए तो थोड़ा स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया कि अब तसल्ली हो गई कि इसको कोई संकट नहीं है। तो तब अपने नीले कांच के मनकों के जैसे, यानी कांच के गोटियों के जैसे उसके आंखें ऐसे और चमकने लगे और वो नन्हे नन्हे पंजे से महादेव वर्मा को पकड़कर इधर उधर देखने लगा। कौन? गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा था। 3-4 दिन के बाद वो परिवार में सबसे हिलमिल लगने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झुर्रेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मयित करने लगी। अब वो घर में सबके साथ हिल मिलने लगा। तो वहां पर 3-4 मास का मतलब महीना होता है, मास का मतलब महीना, 3-4 महीने के बाद उसके स्निग्ध रोए, उनके गिलहरी के सारे शरीर का तंदुरुस्ती से उसका पोषण हुआ था, सारा शरीर तंदुरुस्त हो चुका था। स्निग्ध रोए का मतलब कोमल, मुलायम, चिकना कहा जाता है, जिसको सॉफ्ट कहा जाता है। आप अंग्रेजी में ऐसा सॉफ्ट कहते हैं, छोटे बच्चों का छूने पर कैसा लगता है, सॉफ्ट। तो उसका पूरा शरीर अच्छे तरह से विकास हो चुका था, तंदुरुस्त हो चुका था। अब वो अपनी झुर्रेदार पूंछ नहीं इसे कहा जाता है, झुर्रेदार पूंछ किसे कहा जाता है, इसके पूरे पूंछ को झुर्रेदार पूंछ, एक गुच्छे की तरह उसका झुर्रेदार पूंछ है। और अपने चंचल चमकीली आंखों से सबको घर में विस्मित करने लगा, यानी सबको अचरज करने लगा, सबको चकित में करने लगा। आगे देखिए, हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब उसका नामकरण किया महादेव वर्मा ने उस जीव का नामकरण किया। अब उसको कुछ तो नाम से बुलाना चाहिए ना, तो उसका नाम क्या रखा गया? गिल्लू। क्या रखा गया? गिल्लू। प्यार से महादेव वर्मा उसे क्या कहती थी? गिल्लू। हमने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। महादेव वर्मा ने उसके लिए नाम रखा। नाम रखने के बाद अब उसे घर में रखने की व्यवस्था कैसे की गई? महादेव वर्मा ने उसे अपने कमरे में खिड़की से तार से, अब वो छोटा सा डलिया यानी टोकरी रहती छोटी सी, जो आप बांस की बनी हो या और कोई टोकरी, या पूजा करने की जो टोकरी रहती है ना, उसमें कपास रखकर खिड़की से उसे बांध दिया। ये क्या रहा? गिल्लू का घर बन गया। महादेव वर्मा ने क्या किया? गिल्लू को रहने के लिए अपने कमरे में खिड़की से एक तार को, जो छोटी सी टोकरी रहती ना, उसको तार बंद कर उस छोटी सी टोकरी में रुई बिछाकर उसके रहने का प्रबंध कर दिया। किसके? गिल्लू के रहने का प्रबंध महादेव वर्मा ने अपने कमरे में कर दिया। डलिया किसे कहते हैं मालूम हो गया ना? छोटी सी टोकरी, छोटी सी टोकरी। दूसरी ओर 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। यही गिल्लू का वर्ष 2 वर्ष तक रहा। गिल्लू 2 वर्ष तक इसी एक डलिया में रहने की व्यवस्था हो गई। 2 वर्ष तक इसी डलिया में रहा करता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों से, आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। ये तो महादेव वर्मा के कमरे में इसको रहने की प्रबंध की गई। 2 वर्ष यहीं रहा वो। फिर वो उसे झूले में बैठकर स्वयं को झूलता, खुद उसको झुलाता था, और न जाने वो झूलते समय उसके आंखें कैसे थे? कांच के मनकों के जैसे उसके आंखों से न जाने इधर उधर क्या देखते, क्या समझते रहता। जो खिड़की के बाहर नजर डालता, बाहर देखता, घर के अंदर देखता, सब तरफ वो देखने लगा। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो जो भी अपने कार्यकलाप करता, जो भी वो काम करता, जो भी
काम करता उस सबको विस्मयित करने लगा। विस्मयित यानी आश्चर्यचकित करने लगा और उसके कार्यकलाप को सब देखकर खुश होने लगे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसे एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो महादेव वर्मा को यहाँ पर गिल्लू के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं, यहाँ पर यानी दिनचर्या। तो गिल्लू दिन भर क्या क्या करता था उसके बारे में महादेव वर्मा यहाँ पर अपने रेखा चित्र में लिख रहे हैं। तो महादेव वर्मा जब लिखने बैठती, महादेव वर्मा एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे, तो लिखने बैठती थी तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी उनकी ओर प्रभावित करने के लिए गिल्लू क्या क्या कारनामे करता था, क्या क्या कार्यकलाप करता था, यहाँ पर महादेव वर्मा लिखा है कि इतनी तीव्र इच्छा यानी इतनी आकांक्षा होती थी, चाह होती थी कि उसे मेरी ओर महादेव वर्मा देखना चाहिए, मेरी ओर महादेव वर्मा का मन आकर्षित होना चाहिए। उसके लिए वो क्या क्या उपाय करता था, देखो, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वो मेरे पास आकर पर्दे पर चढ़कर फिर पैर से ऊपर सर तक चढ़कर दौड़ता, तेजी से दौड़ना उतरना, तेजी से दौड़ना उतरना, पर्दे से सर तक और पैर से सर तक जल्दी जल्दी चढ़ना और उतरना, यहाँ पर उसका क्रम रहता था। किसका? गिल्लू का। वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो इसी तरह उसका क्रम चलते रहता था, पर्दे पे से नीचे, नीचे से पर्दे पर, पैर से सर तक वो आता जाता रहता था। बारी बारी यह उसका खेल चलता रहता था। कब तक? जब तक मैं उठकर उसे पकड़ ना लूं, उसका यह क्रम चलता रहता था। आपको एक प्रश्न पूछेगा, महादेव वर्मा को आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था? तो तब आप इसको ये उत्तर लिखने में सक्षम रहना चाहिए बच्चों कि जब महादेव वर्मा लिखने बैठते तब वो पर्दे से और महादेव पैर से सर तक वो चढ़ता और उतरता। तब तक महादेव वर्मा उसे उठकर पकड़ न लेती, तब तक ये क्रम उसका गिल्लू का चलते रहता। किसको? महादेव वर्मा को आकर्षित करने के लिए। आगे देखो बच्चों, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। अब महादेव वर्मा लिखने बैठते समय कहीं डिस्टर्ब ना हो, उसकी शरारत को महादेव वर्मा को तंग ना हो, तो महादेव वर्मा ने एक उपाय निकाला कि जब जो लिखने बैठती थी तो लिफाफे में उसको बंद कर देती थी। लिफाफा मालूम होता है ना आपको, ये नौलाब बोलते उससे। ये आपको इससे पहले पार्ट में भी ये लिफाफे का जिक्र आया है, याद करो कौन सा चैप्टर है? कश्मीरी सेब, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी को दुकानदार ने 4 सेब लिफाफे में डालकर रुमाल में बांध कर दिया था। याद है बच्चों? लिफाफा किसे कहते हैं? एनवलप, जिसे लिफाफा कहा जाता है। उस लिफाफे में महादेव वर्मा क्या करती थी, उसके इस तरह से उसको 2 पंजे ऊपर रखकर सारा शरीर उसके अंदर रखकर टेबल पर रख देती थी। कैसे? कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। सारा लघुघात यानी सारा शरीर, लघु यानी छोटा, घात यानी देह या शरीर। तो गिल्लू महादेव वर्मा को तंग न करे लिखते समय, तो महादेव वर्मा ने एक उपाय खोज निकाला। एक एनवलप लेकर, जिसे ऐसा टेबल को लगकर, दीवार से लगकर रखती थी और उसके अंदर गिल्लू को बिठा देती थी। सिर्फ 2 पंजे और सर उतना ही बाहर रहता था, उसका सारा शरीर, सारा देह लिफाफे के भीतर बंद रहता था। वो चुपचाप से उसमें बैठ जाता था, चुपचाप से उसमें बैठ जाता था। कौन? गिल्लू। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपने चमकीले आंखों से मेरे कार्यकलाप को देखा करता था। जब महादेव वर्मा लिखने बैठती थी तो शरारत करता है बोलकर महादेव वर्मा उसे लिफाफे में इस तरह से सारा शरीर उसके लिफाफे में रखकर 2 पंजे, अगले दोनों पंजे, ये 2 पंजे और सिर्फ सिर का भाग ऊपर रखकर पूरा वो लिफाफे में रख देती थी। ऐसे ही स्थिति में
गिल्लू घंटे घंटे 2 घंटे 3 घंटे अवधि तक ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता था और अपने चंचल चमकीली आंखों से महादेव वर्मा के कार्य को देखता हुआ रहता था। महादेव वर्मा के कार्य को अपने आंखों से देखते हुए चुपचाप खड़ा रहता था। अब बच्चे तंग कर रहे बोलकर हम क्या करते, उसको एक जगह बिठा देते। हाँ, उसी प्रकार महादेव वर्मा को तंग न करे, इसलिए एक महादेव वर्मा ने उपाय निकालकर उसे लिफाफे के भीतर बंद कर रख देता था। यहाँ पर शिवाय देखने के और कुछ नहीं कर सकता था गिल्लू। चुपचाप से महादेव वर्मा के सब कार्यकलाप को देखने का काम कौन करता था? गिल्लू। इस अद्भुत दृश्य को महादेव वर्मा देखते रहती थी। अद्भुत यानी आश्चर्यचकित, यानी वंडरफुल कहा जाता है। ये दृश्य को महादेव वर्मा टेबल पर मेज पर रखकर देखते थे। आगे देखो, आगे और गिल्लू के क्या क्या कार्यकलाप है। आपको प्रश्न पूछता है गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। ये आपको 3 या 4 अंक के लिए आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आगे उसके कार्यकलाप में भूख लगने पर चिक चिक कर मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे में से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। अब ये तो लिफाफे में बंद कर दिए, अब वो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, चुपचाप मजबूरी से महादेव वर्मा के कार्य को देखते बैठता। भूख लगने पर वो एक संकेत देता था, चिक चिक। अब जैसे हम भूख लगने पर बोल सकते हैं कि मुझे माँ भूख लगी है, खाना दो, लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो वो बोलने का एक तरीका निकाला था, एक संदेश देता था। जब उसे भूख लगती तो चिक चिक कर वो अपने स्वर से महादेव वर्मा को संकेत देता है कि मुझे भूख लगी है। तब महादेव वर्मा समझ जाती थी कि गिल्लू को भूख लगी है। तब उसे काजू या बिस्किट दिया जाता था। क्या दिया जाता था? काजू, जिसे हम कन्नड़ में गोडंबी कहते हैं। काजू या बिस्किट देने के बाद चुपचाप से अपने दो अपने पंजों से छोटे छोटे टुकड़े कर उसे कुतरता रहता था। जब महादेव वर्मा काम करती रहती थी तो इस प्रकार से गिल्लू को अपने पास रखकर अपने काम में वो मग्न हो जाती थी। तो इस प्रकार से वो काजू या बिस्किट खाते चुपचाप से बैठ जाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत, बच्चे यहाँ पर वसंत किसे कहते हैं? जब पेड़ पौधे के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते उगने लगते हैं, उसे वसंत ऋतु कहा जाता है। पेड़ पौधे के पुराने पत्ते झड़ने के बाद उस पर नए पत्ते, नए फूल लगना प्रारंभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वसंत ऋतु। जैसे हम नया साल मनाते हैं ना, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी अपना नया साल मनाती है। कब? वसंत ऋतु में। हर तरफ नए नए पत्ते उगने लगते हैं, हर तरफ बहार होती है, हर तरफ हरियाली होती है, उसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। तो गिल्लू के जीवन का भी प्रथम वसंत आया बोलकर यहाँ पर लेखिका बोल रही है। गिल्लू के जीवन का नया वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू तो घर के अंदर रहता था, बाहर भी बहुत से पेड़ पौधे थे, तो बाहर से पेड़ पौधों पर बहुत से गिलहरियां घूमते रहती थी। तो उनको देखकर खिड़की से गिल्लू देखता रहता, न जाने उसके मन में क्या विचार आने लगता कि मैं इस घर में बंद हूँ, वो बाहर आजाद घूम रहे हैं। न जाने क्या समझ ना पाए कि उसके मन में ऐसे विचार आने लगे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो एक बार महादेव वर्मा देखती है कि बाहर के गिलहरियों को देखकर गिल्लू खिड़की के जाली के पास आकर देखने लगता है, कि बाहर का परिसर को देखने लगता है। तो महादेव वर्मा मन में ही सोचने लगती है कि मुझे अब इसे आवश्यक है, इसे मुक्त कर देना चाहिए, यानी आजाद कर देना चाहिए, अब ये आवश्यक है। देखिए आगे क्या करते हैं महादेव वर्मा। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। महादेव वर्मा ने क्या किए, अपने कमरे में जो तार के पास एक खिड़की थी, उस खिड़की में जाली लगी हुई थी। आजकल खिड़की को जाली लगाते ना, ऐसे जाली लगी थी, बाहरी जाली जो मच्छर ना आने पाए, ऐसी जाली लगाई जाती है। तो महादेव वर्मा एक दिन देखती है कि गिल्लू इस खिड़की के बाहर दूसरे गिलहरियों को देखकर न जाने मन में सोचने लगा था। तो महादेव वर्मा ने सोचा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए, मुक्त यानी आजाद कर देना चाहिए। तो कैसे वो बाहर कैसे जाए, उसके लिए एक रास्ता बनाया जाए। तो यहाँ पर वो एक क्या करती है, खिड़की की खुली जाली से कीली निकालकर खिड़की को एक साइड से खुला कर देती है, बाकी तरफ सब जाली रहता है। तो एक साइड उसे
इतना जाने के लिए छोटा सा मार्ग किसे रख देती है, गिलहरी यानी गिल्लू को छोटा सा मार्ग जो उस खिड़की से बाहर जाए और अंदर आए, ऐसा एक मार्ग कौन कर देती है, महादेव वर्मा अपने कमरे से खिड़की की जाली का छोटा सा भाग निकालकर, कोना निकालकर गिल्लू को आने जाने का रास्ता मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो इसी मार्ग से गिल्लू बाहर जाने लगा, तो उसे बाहर की दुनिया देखकर, बाहर का परिसर देखकर सचमुच ही मुक्ति की सांस उसे ले, आजादी की सांस ली गिल्लू ने, बोलकर महादेव कहती है। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब खुला तो कर देती है, फिर भी मन ही मन में एक विचार आने लगता है कि महादेव वर्मा के घर में बहुत से पशु पक्षियां रहते हैं, जैसे कि कुत्ते बिल्लियां, बहुत से जीव जंतुओं को महादेव वर्मा अपने घर में पाला था, तो उसे एक डर भी लगा रहता था कहीं कुत्ते बिल्लियां कहीं उस छोटे से जीव को पकड़ न ले। तो एक समस्या महादेव वर्मा को बार बार सताती थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरी के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। जैसे मैंने बताया, महादेव वर्मा एक प्रोफेसर थे कॉलेज में, वो अपने काम से कॉलेज जब जाती थी तो कमरा बंद रहता था, तो खिड़की के रास्ते उसे जाने आने के लिए एक रास्ता बनाया गया था। किसके लिए, गिल्लू के लिए। अब महादेव वर्मा यहाँ कह रही है, वो जब महादेव वर्मा घर में नहीं रहती थी तो क्या क्या करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरी के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने। जैसे ही महादेव वर्मा कॉलेज चली जाती तो ये भी गिलहरी गिल्लू खिड़की से बाहर होकर बाहर निकल जाता। बाहर निकलकर क्या करता, सारे गिलहरियों के साथ खेलने लगता था, इस डाल से उस डाल, उस पेड़ से इस पेड़, कूदता उछलता और सारे गिलहरियों का झुंड, झुंड का मतलब यहाँ पर ग्रुप या समूह कहा जाता है, जहां पर वो सारे गिलहरियों के साथ खेलता कूदता उछलता रहता और सारे गिलहरियों का नेता, नेता मतलब लीडर बना फिरता था। एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल पर कूदता करता और ठीक 4 बजे जैसे ही महादेव वर्मा कॉलेज से घर आती थी, वो भी ठीक 4 बजे महादेव वर्मा आने से पहले 4 बजे इसी रास्ते से महादेव वर्मा के कमरे में आकर अपने झूले में झूलता रहता था, ठीक 4 बजे। और महादेव वर्मा भी ठीक 4 बजे अपने कमरे में पहुंच जाती थी। तो ये दिन का रोजाना दिनचर्या बन गया था, किसका, गिल्लू का। जैसे महादेव वर्मा बाहर जाना, ये भी अपनी खिड़की से बाहर चला जाता था, खेल कूदने के बाद फिर वो 4 बजे वापस आता था। महादेव वर्मा भी ठीक 4 बजे कॉलेज से वापस आया करते थे। तो ये भी इसके कार्यकलाप में आने वाला एक भाग है। आगे देखो बच्चों, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। अब एक बार आकर्षित करने के लिए क्या किया मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर वो चौंकाने के लिए, महादेव वर्मा को आश्चर्य में डालने के लिए, महादेव वर्मा को चकित करने के लिए क्या क्या खेल करता था। देखिए, उसमें न जाने का इतनी इच्छा प्रकट होती थी कि महादेव वर्मा को चौंकाया जाए। अब हमें घर में छुप कर चौंकाते ना किसी को, जैसे कोई बाहर से आता है हम भी छुप कर उनको एकदम शॉक देते चौंकाते, वैसा ही गिल्लू भी महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए क्या क्या करता था। देखिए, कभी फूलदानों के फूलों में छुप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। तो महादेव वर्मा को चकित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए आपको, देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले कभी फूलदान, फूलदान किसे कहते हैं, फ्लावर पॉट जिसे कहते हैं हम। फ्लावर पॉट देखा होगा आपने, घर पे टेबल पर रखा होता है ड्राइंग रूम में, वहां पर यहाँ पर इस तरह से एक मिट्टी का या चीनी का मिट्टी का बर्तन रहता है जो फ्लावर पॉट कहा जाता है, जिसमें ऐसे फूल के रखे जाते हैं, फूलों को रखे जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्लावर पॉट। ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको एक प्रश्न आने की संभावना रहता है। गिल्लू महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए क्या क्या करता था। नंबर 1, फूलदाने में छुप जाता था। ये फूलदाना है, समझ में आया बच्चों। फूलदाना किसे कहते हैं, फूल रखने का एक मिट्टी का बर्तन, उसे क्या कहते हैं, फ्लावर पॉट। कभी कभी पर्दे के चुन्नट में, पर्दे के चुन्नट में नहीं, पर्दा रहता ना खिड़की को लगाया हुआ ऐसा,
चुन्नट यानी नीरगे कहा जाता है। ये उसको पर्दा जब हम खींचते हैं एक साइड तो एक साइड जमा हो जाता है और खींचते हैं तो अलग हो जाता है और नीचे चुन्नट बन जाता है। चुन्नट इसे कहा जाता है। पर्दे को खींचते वो एक जगह जमा होता है, खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? चुन्नट। और सोनजुई की लता में, ये दूसरा कहाँ छुपता था? पर्दे के चुन्नट में। अब ये लता, लता यानी बेल, बल्ली जिसे कहते हैं ना आप कन्नड़ में, बेल। सोनजुई का एक लता रहते थे जिसमें सोनजुई के पीले रंग के फूल लगते थे। तो यहाँ पर मुझे चौंकाने के लिए की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। तो उसे महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए उसकी इच्छा बढ़ जाती है। तो तब उसे ढूंढने के लिए महादेव वर्मा उसे ढूंढना चाहिए कहाँ कहाँ छुपता था। चौंकाने के लिए क्या क्या करता था? सबसे पहले वो फूलदानी में छुप जाता था। कभी कभी क्या करता था? फूलदानी के अंदर, यहाँ पर फूलदानी के अंदर छुप कर बैठता था। महादेव वर्मा उसे ढूंढती थी। कभी कभी पर्दे की चुन्नट में, समझ में आया बच्चे चुन्नट किसे कहते हैं? पर्दे को जो लटकाया रहता है उसके नीचे का नीरगी बोलते हैं, कन्नड़ में उसे क्या कहते हैं? नीरगी। तो उसके पर्दे के चुन्नट में पीछे छुप जाता था। कभी कभी सोनजुई लता के पत्तियों में, उसके पत्तियों में भी कौन छुपता था? गिल्लू छुपकर महादेव वर्मा को चकित करता था या उन्हें चौंकाने की दृष्टता गिल्लू करता था। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों कि महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था और महादेव वर्मा को आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है। आकर्षित करने के लिए पैर से सर तक आकर तेजी से दौड़ता था, तब उसे जाकर जब तक महादेव वर्मा पकड़ न लेती, ये एक उत्तर अलग बन जाएगा। यहाँ पर गिल्लू महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए क्या क्या करता था, यानी ये तीन लिखना पड़ेगा। कभी कभी फूलदानी में छुप जाता था, कभी कभी पर्दे के चुन्नट में, कभी कभी सोनजुई की लता में वो छुप जाया करता था। आगे देखो बच्चे क्या होता है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षियां हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। महादेव वर्मा के घर में बहुत से पशु पक्षियां, मैंने इससे पहले भी बताया है। गिल्लू ही नहीं, महादेव वर्मा के घर में गाय, कबूतर, मोर, कुत्ते, बिल्लियां, हर नमूने के जीव को पालने का एक महादेव वर्मा को जीव जंतु से यानी इन पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उनके घर में बहुत से पशु पक्षियों को पालने का काम महादेव वर्मा करते थे। तो सभी को प्यार से देखती थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षियां हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो सभी पशु पक्षियां हैं, जीव जंतु है उनके घर में, तो सभी में महादेव गिल्लू को अलग मानते थे। वो गिल्लू अलग था कि उनमें से कोई आकर मेरे थाली में मेरे पास नजदीक बैठकर खाना खाया हो। थाली का मतलब प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं। तो ऐसे मेरे नजदीक आकर मेरे थाली में बैठकर खाना खाया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, याद नहीं आता। तो इसमें एक गिल्लू उनके साथ खाना खाने बैठता था। गिल्लू ही उनके साथ खाना खाने बैठता था। यहाँ पर आगे देखेंगे, गिल्लू इनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाना खाने कमरे पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरे थाली में बैठ जाना चाहता था। जब महादेव वर्मा दोपहर खाना खाने जाती, टेबल पर बैठ जाती, तो गिल्लू भी महादेव वर्मा के खिड़की से निकलकर जाली से निकलकर बरामदा पार कर यानी घर का आंगन पार कर खिड़की के रास्ते वो दीवार बरामदा पार कर महादेव वर्मा जब खाना खाने बैठती थी उस टेबल पर आकर ठीक समय पर वो भी बैठ जाया करता था। चित्र में दिया है, देखो बच्चों, महादेव वर्मा के साथ चित्र में दिया है कि वो गिल्लू महादेव वर्मा के साथ खाना खा रहा है। तो अपवाद का मतलब होता है विरुद्ध या अलग होना। सबसे अलग था। जितने भी पशु पक्षी महादेव वर्मा के घर में थे उससे अलग कौन था? गिल्लू था। अपवाद था यानी अलग होना, विरुद्ध होना, अलग सा था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। महादेव वर्मा ने उसे कुछ विशेष गुणों को भी सिखाती है, जैसे थाली के पास बैठना। तो उसमें से एक है, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरे थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। जैसे ही महादेव वर्मा दोपहर को खाना खाने जाती तो गिल्लू भी वहां से बाहर से खिड़की से निकलकर दीवार छलांग लगाकर आंगन पार कर महादेव वर्मा के टेबल पर आकर बैठ